हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के आखिरी लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली यानी क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वांटम नंबर्स का जो पूरा लेक्चर हम लोगों ने 50 मिनट का कवर किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे चारों क्वांटम नंबर्स जैसे कि स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग जो शेल है उसके बारे में पता करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग सब शेल के बारे में पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ये पता करते हैं कि जिस सब शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और जो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम लोग ये डिसाइड करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। तो अगर आपने वो क्वांटम नंबर्स का लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्वांटम नंबर्स का वो लेक्चर देख के आएँ, जिसको मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूंगा, और यहाँ पर आपको अभी एक आई बटन का लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से भी जाकर क्वांटम नंबर्स के उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की समाप्ति करेंगे। हम अपना पहला टॉपिक लेंगे ऑफ-बो प्रिंसिपल, दूसरा टॉपिक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा टॉपिक हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये चीजें क्या हैं? हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स तो समझ लिया, लेकिन अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के क्या प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, कौन सा सब शेल और सबशेल पहले आता है। उसके बाद जब हमें यह पता चल गया कि कौन सा शेल और सबशेल पहले या बाद में आता है, उसके बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को रखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, या पहले सारे क्लॉकवाइज रखेंगे या पहले सारे एंटी क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को एक साथ ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रख सकते हैं क्या। ये सारी चीजें हम लोग ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन तीनों रूल्स पे बेस्ड। ये तीनों रूल्स यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की। नीट 2018, नीट 2017, नीट 2016 में इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर बढ़िया सवाल रखे हैं, जिनको हम लोग लास्ट में नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के सारे लेक्चर्स को। और उन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट के अंदर वो ऑप्शंस भी होंगे जो मैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरी सीरीज में कवर कर चुका हूं डिफरेंट लेक्चर्स में, जैसे कि रेडबर्ग्स फॉर्मूला, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, और जो मैक्सवेल की थ्योरी है। इस तरीके के सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में पूछ रखे हैं इन टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपने वो कोई भी लेक्चर मिस किया हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा। आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेक्चर की आखिरी कहानी को। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ-बो प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम and then they go to higher energy orbitals when lower ones are filled। क्या कहना चाह रहा है? जब आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो किसी ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो कौन से ऑर्बिटल्स भरे जा सकते हैं? तो ये ऑफ-बो प्रिंसिपल उन्हीं ऑर्बिटल्स का ऑर्डर बताता है कि पहले कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे और बाद में कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। तो सबसे पहला ऑर्बिटल जो भरा जाता है 1s, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? जब 1s पूरा भर जाएगा, 1s का ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। अभी किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, किन रूल्स पे होती है, वो भी चीज आएगी। पहले ऑर्बिटल्स को देखो कि किन ऑर्बिटल्स को सिक्वेंशली कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। सबसे पहले 1s भरा जाएगा, उसके बाद 2s भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2p भरा जाएगा और फिर 3s। ये ऐसे जाती है 1s 2s, ठीक है, फिर 2p और फिर 3s,
ठीक है, फिर 3p और 4s, ठीक है, फिर 3d 4p 5s, ठीक है, फिर 4d 5p और 6s, ठीक है, फिर 4f 6d 5d 6p 7s, ठीक है, और फिर 5f भरा जाएगा, फिर 6d, फिर 7p। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब कईयों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हमने पता कैसे किया कि 1s सबसे पहले भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s भरा जाएगा, फिर 3p भरा जाएगा, फिर 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा, फिर 5s भरा जाएगा, फिर 4d भरा जाएगा, फिर 5p भरा जाएगा, फिर 6s भरा जाएगा, फिर 4s भरा जाएगा, फिर 5d भरा जाएगा, फिर 6p भरा जाएगा, फिर 7s भरा जाएगा, फिर 5f भरा जाएगा, फिर 6d भरा जाएगा और फिर 7p भरा जाएगा। ये हमने डिसाइड कैसे किया? तो मैंने दो चीजें तुम्हें बताई थी, n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए होता है, और l जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए होता है। पिछले लेक्चर के अंदर बताया था ये मैंने। अब आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है, अगर ये ऑर्डर याद हो तो काम चल जाएगा उससे, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्यों जो है इस सीक्वेंस में ही आए। ठीक है, इसका होता है n प्लस एल रूल, यानी जिसका n प्लस एल कम होगा वो पहले होगा और जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा वो बाद में होगा। अच्छा, अगर किसी का n प्लस एल सेम हो जाए, अगर किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का n प्लस एल सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे 1s देखो, 1 क्या हो गया n, और इसका l क्या है 0, क्योंकि s क्या होता है, s का l 0 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1, क्योंकि जो p का जो l होता है वो 1 होता है, तो 2 प्लस 1 क्या कितना हो गया 3। अच्छा, 3 प्लस s का l क्या होता है 0, तो ये भी 3 रह गया। अब देखो 2p और 3s में तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे कि 3s ज्यादा एनर्जी का है और 2p कम एनर्जी का है? तो यहाँ पे n प्लस एल सेम हो गया, तो जिसका यहाँ पर हम देखेंगे जिसका n ज्यादा है, n किसका ज्यादा है 3 का ज्यादा है n, तो हम 3s को कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3p, तो n प्लस एल इसका क्या हो गया 4, क्योंकि n 3 और l जो हो गया p का l जो होता है 1 होता है। यहाँ पर फिर दोबारा 4s, n प्लस एल इसका भी 4 हो रहा है, तो 4s का भी 4, n प्लस एल, और 3p का भी n प्लस एल 4। तो जिसका n ज्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे, तो इसका n ज्यादा है तो हमने इसको कंसीडर किया। उसके बाद क्या आया 3d आया, 3d का n जो है वो 3 हो गया और l जो है वो 2 हो गया, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। यहाँ पर 4 प्लस 1 5, ठीक है, फिर दोबारा से 5 आ गया, 3d का भी n प्लस एल 5 हो गया और 4p का भी n प्लस एल 5 हो गया। तो हमने क्या कंसीडर किया फिर n जो है वो हमने इसका कंसीडर किया। जब n प्लस एल सेम हो जाता तो फिर जिसका n ज्यादा होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा 5s में भी 5 प्लस 0, क्योंकि s का l 0 होता है, तो यहां पर भी 5 ही हो गया भाई। 3d का भी 5 n प्लस एल, 4p का भी 5 n प्लस एल और 5s का भी 5 n प्लस एल। तो हमने फिर क्या हमने लिया कि n इसका कम है तो ये पीछे होगा, इसका n कम है ये पीछे होगा, इसका n इससे पीछे होगा, इसका n सबसे ज्यादा तो ये सबसे आगे होगा। 3d से ज्यादा n जो है वो 4p का है, 4p से ज्यादा n जो है वो 5s का है। तो इसी तरीके से हम n प्लस एल रूल से, और जहां पर n प्लस एल सेम हो जाए जिन 2 या 3 ऑर्बिटल्स का, तो फिर हम वहां पर खाली n को देखते हैं, जिसका n ज्यादा वो उसकी एनर्जी जो है ज्यादा होगी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये होता है हमारा ऑफ-बो प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी की जो फीलिंग है उसको कंसीडर करते हैं। अब अपने अगले प्रिंसिपल पर आते हैं। तो अपने पिछले जो स्लाइड थी हमारी उसके अंदर ऑफ-बो प्रिंसिपल के अंदर हमने ये तो देख लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस करना है ताकि हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। लेकिन अब जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हमें यह बताएगा कि जो ऑर्बिटल्स हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे। जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स
एंड दीज मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन्स। यानी जो ऑर्बिटल आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए चूज किया है, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से हो सकती है एक ऑर्बिटल के अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल है एस ऑर्बिटल जो होता है हमारा, जिसका L 0 होता है, उसका एक ही ऑर्बिटल होता है। यानी S मतलब इसमें अगर मैं कहूं तो S सबशेल के पास एक ऑर्बिटल होता है। P सबशेल जो है वो हमारा, जिसका L 1 होता है, उसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। जो D सबशेल है, जिसका L की वैल्यू 2 है, उसके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो F सबशेल है, जिसका L इक्वल्स टू 3 है, उसके 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर हर एक, जैसे ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल है, इसके 5 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। यानी ऐसे एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, 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 ऐसे इस तरीके से। ठीक है। अब कैसे कर सकते हो आप? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो ऑफ वो प्रिंसिपल था उसका सबसे पहला 1s, तो 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हीलियम के लिए 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हाइड्रोजन के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, हीलियम के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लिए। ठीक है। अगर ऐसी अगर तुम लिथियम के लिए देखना चाहो तो 1s2 2s1, यानी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिया और 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऑर्बिटल से दिखाना चाहूं तो यहां पे देखो, हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। तो मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पे पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, सपोज करो मैंने यहाँ पर पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, सपोज करो, तो हीलियम के अंदर क्या आ जाएगा? पहले एंटी क्लॉकवाइज ला हुआ था, अब क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है। लिथियम के अंदर 1s2 तो पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है। 2s, इस बार हम क्लॉकवाइज डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अरे हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आया एंटी क्लॉकवाइज आया। अगर पहले अगर हम मान के चल रहे हैं कि लिथियम के अंदर अगर मान लो इस बार मैं कह दूं कि लिथियम के अंदर क्लॉकवाइज आया, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2, तो इस बार क्या होगा? पहले हमने लिथियम के अंदर जो है वो क्लॉकवाइज डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज डाल देंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो विद, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज रख रहे हो आप, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखना है आपको। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हो, पहले मान लो हीलियम के अंदर, जैसे मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन के अंदर मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज रखा, तो मैंने हीलियम के अंदर क्या किया? क्लॉकवाइज रखा 1s के अंदर। लिथियम के अंदर मैंने क्या किया कि पहले मैंने क्लॉकवाइज रख दिया 2s के अंदर, तो बेरिलियम के अंदर मैंने क्या किया कि 2s के अंदर फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा इतना ही कहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर। तो अगला रूल हमारा आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑफ वो प्रिंसिपल में हमने बात की हमारे इंक्रीजिंग एनर्जी में बढ़ते हुए ऑर्बिटल्स की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने बात की उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। हमने ये डिस्कस किया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी और एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। चाहे तुम पहले एंटी क्लॉकवाइज भर लो, बाद में क्लॉकवाइज भरो,
चाहे तुम पहले क्लॉकवाइज भर लो, उसके बाद में जो एंटी क्लॉकवाइज भरो। अब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें क्या कहता है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कांट अकर until each orbital of a given subshell contains one electron each or is singly occupied। अच्छा, अंग्रेजी की बात तो बहुत हो गई, हिंदी में बात करते हैं। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें ये वाला रूल समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं हम हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s1। सबसे पहले 1s आता है, तो 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में देखना चाहूं तो 1s के अंदर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, मैंने मान लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में भरा गया है। हीलियम 1s2, क्यों 1s2 के लिए 2s पे क्यों नहीं आ गया? क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स तो भरे जा सकते हैं ना, तो हमने हीलियम के लिए उसी 1s में एक और इलेक्ट्रॉन भर लिया, तो 1s2 हो गया। ये 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो लिथियम के अंदर हमें अगला ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। कौन सा लेंगे? 1s के बाद कौन सा लिया जाता है? वो प्रिंसिपल मैंने देखा था 2s। तो 1s2 2s1, तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स और 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो ये वाला हमने एंटी क्लॉकवाइज में भरा है, ऐसे ही हम मान रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, अब बेरिलियम का क्या होगा? 1s2 2s2, क्योंकि 2s एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है भाई, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s के अंदर, पहले हमने 2s के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा था, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ओके, बोरोन देखो 1s2 2s2, ठीक है, 2p1। 1s 2s के बाद क्या आता है? 2p। ठीक है, तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए पहले से, 2s के अंदर भरे हुए पहले से। अब 2p के पास तीन ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिटल में भर दो? 2p, मान लो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 2p के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया बोरोन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। तो अभी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम 2p के अंदर। तो 1s2 2s2 2p2। अब क्या यहां पर ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? जैसे यहां पे 2p1 है, बोरोन के लिए 2p1 है, तो क्या कार्बन के लिए 2p2 के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन भर दें? हम ऐसा कर दें? ये गलत। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कांट अकर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ये जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं भाई, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कांट अकर until each orbital of a given subshell, सबशेल कौन सा है? p, until each orbital of a given subshell contains one electron or is singly occupied। जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे 2p2 जो आएगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पर आएगा और क्लॉकवाइज में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में भर दोगे फिर गलत हो जाएगा। अगर आपने पहले यहां पर 2p के अंदर अगर आपने मान लो क्लॉकवाइज माना है, तो यहां पर भी आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हुए यहां पर क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फेल हो जाएगा, क्योंकि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब मैक्सिमम स्पिन्स, और मैक्सिमम स्पिन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्डर में भरे जाएंगे। अगर आप क्लॉकवाइज में एक बार भरना शुरू कर दिए तो आपको क्लॉकवाइज में ही भरना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज में भरा होता, इसके अंदर जो बोरोन है, बोरोन के अंदर अगर आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपने यहां पर क्लॉकवाइज में भर दिया है 2p के अंदर, बोरोन के 2p के अंदर सबसे पहले आपने क्लॉकवाइज भर दिया है, तो यहां पर भी आपको 2p2 यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इस ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 2p
3। तो क्या कैसे होगा, 1s2 2s2 2p3, 3 ऑर्बिटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलग अलग फिल हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा 2p4 एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो भरा हुआ है पहले से 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा 2p4। अब यहां पे पेयरिंग शुरू होगी, ये पेयर कर दिया हमने। ठीक है, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो ये यहां पे मैं सेम ये डॉट लगा रहा हूं, 1s ऐसे ही करना है, 2s ऐसे ही करना है, 2p5 के लिए देख लो, ये तो भरा हुआ था पहले से यहां तक। ठीक है, अब कौन कौन सा ये वाले पेयर हो गया। ठीक है, और नियॉन 1s2 2s2 2p6, 1s सेम भरा जाएगा, 2s सेम जैसे ऊपर हम बढ़ते हुए आ रहे हैं, 2p6 के लिए क्या हो जाएगा, ये पहले से था, आखिरी पे ये नोबल गैस। ठीक है, नियॉन को कहते हो ना तुम नोबल गैस, यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो 2p के जो तुम्हें दे रखा है s ब्लॉक और p ब्लॉक में जो ये जो 2p का ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों रूल्स को, ऑफ वो प्रिंसिपल को, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तीनों प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अब मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो जितनी मैं लिख सकता हूं वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 2-3 बार ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड मिटाना भी पड़ेगा। एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की लिखूंगा, फिर उनको मिटाऊंगा, फिर आगे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, और उसके बाद हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चलेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड। तो हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में लिख ली थी, जिसके अंदर हमने ऑफ वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को कंसीडर किया था। अब उसके आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11वें एटॉमिक नंबर से, उसको देखते हैं। 11वां एटॉमिक नंबर पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी 2p6 तक तो कंप्लीट हो गई है नियॉन की भाई, 1s2 2s2 2p6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो 2p6 यहां तक तो कंप्लीट है। अब 2p के बाद क्या आता है, ऑफ वो प्रिंसिपल में देखो, चेक करो अपने नोट्स में, 1s 2s 2p 3s, इसीलिए तो सोडियम और मैग्नीशियम s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 3s 3s1। ठीक है, तो कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 तो तुम जानते हो, देखो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3s का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम 3s2 हो जाएगा क्योंकि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर सकता है, तो ये तो सेम, ये तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एल्यूमिनियम 3s2 तो लिखा ही जाएगा मैग्नीशियम तक। 3s के बाद अब कौन सा, क्योंकि s के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स तो कंसीडर हम ले नहीं सकते, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, ये ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p, अब आएगा 3p। तो तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल में देखो, एल्यूमिनियम जो p ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो 3p1। तो ये वाली कहानी तो सेम 1s 2s 2p वाली। ठीक है, 3s वाली भी एक और बार लिख देता हूं मैं, उसके बाद फिर कहानी सेम ही होगी। 3 और 3p के अंदर, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा, 1s 2s 2p 3s2 3p2, ये कहानी सेम, ये कहानी सेम, ये कहानी सेम, 3s वाली कहानी भी सेम। और 3p के अंदर अब देखो दोबारा से, क्या मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डाल दूं ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, ओ सॉरी, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, 3p2 के अंदर 3s2 3p3, ये कहानी सेम, और 3p के 3 कौन से होंगे, ये। ठीक है, क्लॉकवाइज ही लिए मैंने कंसीडर किए। फिर 3s2 3p4, अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सबसे पहले ये देखो,
ये था ये था ये था यहां तक, उसके बाद क्या होगा, अब ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। फिर ये क्लोरीन का क्या हो गया, 3s2 3p5, ये कहानी सेम, ये यहां तक पहुंच गए थे हम। अब क्या होगा, ये वाला पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन। और फिर आ गई हमारी आर्गन, नोबल गैस। नियोन के बाद, नियोन 10वां एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का नोबल गैस में, और 18वां आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, 3s2 3p6। और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से पेयर हो चुके हैं, ठीक है। पोटेशियम 3s2 3p6। अब देखो यहां तक तो आर्गन, ये तो यहां तक तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पोटेशियम के लिए 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद कौन सा, 4s। देखो ऑफ वो प्रिंसिपल, ठीक है। 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कहानी तो सेम, ठीक है, ये वाली सेम, ये वाली सेम, 3p पूरा भर गया है। अब 4s के लिए नया ऑर्बिटल, 4s एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 3s2 3p6 4s2, क्योंकि s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये पूरी कहानी सेम होगी। और लास्ट में क्या होगा, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये 4s वाला दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम से लेकर कैल्शियम तक की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब आते हैं हम अपने 21st एलिमेंट पर, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखते हैं, उसके अंदर कुछ हमें एक्सेप्शनल ट्रेंड्स भी मिलने वाले हैं। अभी वो क्यों आते हैं वो भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक तो कैल्शियम तक तो कंप्लीट हो गया था, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20th है, 20। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 3d में आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और वो प्रिंसिपल चेक करो, तो 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 4s2 तक तो तुम जानते हो, मैंने अभी लिखा है 4s2 कैसे लिखा जाएगा, चलो एक तुम्हारे लिए लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आगे मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं जो है खाली 4s तक लिख रहा हूं, 4s2। भाई इतना तो जानते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये सारी फिल्म तो अभी हमने देखी है पिछली स्लाइड में, तो वो दिखाने की तो दोबारा जरूरत है नहीं। 4s के अंदर 2 हैं और d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन 5 ऑर्बिटल में से इस ऑर्बिटल के अंदर जो पहला ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। टाइटेनियम 4s2 3d2। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहां पे आएगा ना। हर एक ऑर्बिटल को पहले एक इलेक्ट्रॉन से सिंगली ऑक्यूपाई करना है, और उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब पेयरिंग शुरू करनी है, 3d2, ठीक है। 4s2 3d3, ये एक और, ठीक है। अब देखो 4s और 3d, अब देखो इसके अंदर क्या चमत्कार हुआ। ये क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो होना क्या चाहिए था, 3d के बाद 3d3 के बाद 3d4 होना चाहिए था, 4s2 3d4, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, 3d5 4s1। कैसे, सपोज करो अगर ये ऐसा होता 4s2 3d4, तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे भरे होते भाई, 3d 4s2 3d3 ऐसा, तो 4s2 3d4 ऐसा होता, ठीक है। अब क्रोमियम ने क्या कहा, क्रोमियम ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास ज्यादा आ ही चुका है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, मेरा है 24, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास ज्यादा है। अब 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आ चुके हैं। तो क्रोमियम ने क्या किया, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि होता है क्या,
ध्यान से सुन लेना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उसके हिसाब से जो हाफ फील्ड की ज्यादा होती है, और हाफ फील्ड से भी ज्यादा जो होती है वो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की होती है। तो क्रोमियम ने क्या किया, क्रोमियम ने कहा 4s से कि भाई तू मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के मेरे अंदर डाल दे तो मैं 3d4 से 3d5 हो जाऊं, यानी मेरे d ऑर्बिटल के अंदर एक एक सभी मेरे d के पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मेरी जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पहुंच गया, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन गई, 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक सिंगली ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो दिस हाफ फिल्ड 3d this half filled 4s1 3d5 configuration is more stable than 4s2 3d4 अगर होता तो, जो कि होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था यहां पर। लेकिन क्या कहा क्रोमियम ने, क्या अगर 4s का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन और मेरे पास अगर आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज पेयरिंग है तो क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन जो है अगर मेरे आखिरी ऑर्बिटल के अंदर आ जाए तो मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की, जो भी हम देखेंगे, सेम केस होगा देखना भी। तो मैंगनीज का क्या रहा, अब तो ये 4s1 3d5, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2। ठीक है, जो 4s का इलेक्ट्रॉन ये खाली पड़ा हुआ है इसको भर दिया जाएगा, जो यहां पे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ के उसकी कमी पूरी करी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4s2 3d5, एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड। अच्छा, अब जो है आयरन से क्या होगा, 4s2 3d6, अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, 3d5 तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑक्यूपाइड था, अब पेयरिंग शुरू होगी 3d5 4s2 3d6 के लिए। ठीक है, कोबाल्ट 4s2 3d7, ये थी आयरन के लिए, ये हो गई कोबाल्ट के लिए। ठीक है, 4s2 3d8, ये ठीक है। अब देखो अगला कॉपर, कॉपर की होनी क्या चाहिए थी, 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअली क्या है 4s1 3d10। देखो कैसे हुआ होगा ये 4s2 3d9 अगर हम लिखें, तो ये है 4s2 3d9। अब कॉपर ने क्या कहा कि भाई फिर यही वाली बात हो रही है क्रोमियम वाली, कि अगर 4s मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं फिर दोबारा से यहां पर डी ऑर्बिटल के अंदर फुली फिल्ड हो जाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्साइड होके आया, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 4s1, 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर आ गए पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4s1 3d10। और फिर जिंक के अंदर तो ये 4s वाला भी भर जाएगा। ठीक है, तो 4s2 और 3d के अंदर ऑल फील्ड, यहाँ पे 3d के अंदर ऑल फील्ड भर लेना सारे। ठीक है, आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या, हाँ पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया जाता है। दो इसके अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, एक 24वें नंबर पर क्रोमियम और एक 29th नंबर पर कॉपर की। ठीक है, अब और भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, और गैडोलिनियम जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, बड़ा ही फेमस सवाल है कि गैडोलिनियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो उसकी इन्हीं की तरह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन वो सब इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसका यूज आता है क्लास 12 के एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। जो नीट के अंदर तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का,
वो एक्चुअली उन्होंने क्लास 12 के एफ ब्लॉक एलिमेंट से उठाया है। हालांकि वो डाल कोचिंग के मॉड्यूल्स में तुमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो क्वेश्चन मिलेगा। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में और जो एक्सेप्शंस को इंक्लूड करेंगे और जो मैंने बात कही है कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड या कुछ कोई भी, जैसे नाइट्रोजन के अंदर भी 2p3 होता है तो वो हाफ फिल्ड होता है, 2p और के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट को, इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, एलिमेंट जो है उसको स्टेबिलिटी इंपार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है 30 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 30 एटॉमिक नंबर तक की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद की जो पीरियोडिक टेबल है वो आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देख सकते हो, या आप क्लास 12 में जब आप पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो तब काम आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नीट के सवालों की ओर इन तीनों प्रिंसिपल्स पे बेस्ड। तो पहला सवाल हमारा नीट 2018 से है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट हमारी, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये हमने यूज किया था पिछले लेक्चर के अंदर क्वांटम नंबर्स के अंदर, एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर फॉर्मूला। तो इसमें एल की वैल्यू 0 होगी, तो अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो 0 अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, हमसे तो रॉन्ग पूछा है, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें भी नोटिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वरना पहले ही ऑप्शन देख के लोग टिक मार देते हैं कि अच्छा करेक्ट ही पूछा होगा ना, उन्होंने पूछा विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। ये बात भी मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्वांटम नंबर्स के अंदर इंक्लूड की थी कि एक ऑर्बिटल जो है वो 3 ही क्वांटम नंबर से डिफाइन हो गया था। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमने सॉल्व करी थी, मैंने ये लेक्चर में बताया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी तो 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही हमें ऑर्बिटल का पूरा ज्ञान हो गया था। लेकिन 1925 में जब हमने ये सोचा कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तब हम चौथा क्वांटम नंबर लेके आए थे, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करता है। जो कि पिछले क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में क्वेश्चन भी आया था कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो क्या तरीका है उनको डिफरेंशिएट करने का, तो वो तरीका होता है स्पिन क्वांटम नंबर का। तो एक ऑर्बिटल जो है वो 3 क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर क्वांटम नंबर्स के अंदर डिस्कस किया था कि dz² की जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो क्वांटम नंबर्स का लेक्चर जरूर देख के तभी इस लेक्चर पर आओ, वरना इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p3। अब लग तो ये भी सही रहा है, हाँ यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहां पर देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। 1s2 सही भरा है, 2s2 सही भरा है, 2p के अंदर देखो क्लॉकवाइज और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। कौन सा लॉ वायलेट हो गया? वायलेट्स हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहा था मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर भरा जाएगा तो जैसा पहला भरा गया इलेक्ट्रॉन वैसे ही सारे भरे जाएंगे। यहां पर अगर क्लॉकवाइज तुमने भरा है तो यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, जो कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज भर दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी गई है नाइट्रोजन एटम की। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वायलेट हो रहा है इसके अंदर, और वो प्रिंसिपल सही है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी सही है, ठीक है। लेकिन हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक पॉइंट तो है कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जब डालोगे तो अगर तुमने पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज होगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया है, तो ये वायलेट कर रहा है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। तो विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की।
तो अटेम्प्ट करते हैं हम अपने लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल, जो कि AIPMT प्रीलिम्स 2012 से। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम एटम। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तुम्हें क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। दूसरा, तुम्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज पीरियोडिक टेबल का एक तुम्हें ओवरव्यू भी होना चाहिए। तो एटॉमिक रुबिडियम एटम का एटॉमिक नंबर इन्होंने बता दिया है 37। तो देखो 18वां जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आर्गन का, और उसके बाद जो नोबल गैस आती है वो आती है 36 एटॉमिक नंबर पर क्रिप्टन। और ये कौन सा एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं? 37। यानी जो हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर जो नोबल गैस है उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है हमेशा? जो पी ब्लॉक, अगर जब हम आखिरी एलिमेंट देख लेते हैं उसके बाद कौन सा आता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे कि नियोन के बाद कौन सा आता है? सोडियम, एस ब्लॉक का एलिमेंट। आर्गन के बाद कौन सा आता है? पोटेशियम, एस ब्लॉक का एलिमेंट। वैसे ही क्रिप्टन के बाद अब कौन सा आएगा? क्रिप्टन नोबल गैस। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोच सकते हो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हो गई। फिर 3p6 क्रिप्टन की भी हो गई। अब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d 4p6, सॉरी है ना, 3p6 थोड़ी ना होगा, 4p6। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 5s। देखना, ऑफ द प्रिंसिपल चेक करना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो 5s के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन अगला एटॉमिक नंबर 37 के लिए। अब देखो n की वैल्यू 5s के हिसाब से क्या है? n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0 होगी अगर l 0 है तो। ठीक है, तो 5 0 0 कौन सा ऑप्शन है? 5 0 0, और कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही है, तो चाहे वो स्पिन क्लॉक में है चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, इधर प्लस हाफ दे रखा तो ये भी ठीक है। तो ये टिक हो गया 5 0 0 प्लस हाफ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर उसके प्रिंसिपल्स देखे, उससे रिलेटेड नीट के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए। क्वांटम नंबर का भी हमने एक सवाल कर लिया जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वांटम नंबर जो मेरा पिछला लेक्चर था और ये लेक्चर था, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे, ये नहीं देखेंगे तो परेशानी होगी, और अगर ये लेक्चर देखेंगे, वो जो मेरा पिछला लेक्चर क्वांटम नंबर, वो वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो परेशानी होगी। इस वजह से ये दोनों लेक्चर्स को कंबाइंड फॉर्म में देखें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमारी जो कहानी है वो यहीं तक की थी। इसके बाद हो सकता है मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूं या केमिकल बॉन्डिंग। आपको पहले किस में दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करूं या मैं केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करूं। तो यहीं पर आज का लेक्चर करता है समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।